So, good morning, everyone. Let's start this lecture 8. रात के 2:13 हो रहे हैं. It's 2:13 AM. ठीक है. और जब मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि आपको ये वीडियो मिलेगी हफ्ते में 5 दिन, सो आपको मिलेगी. एक्चुअली हुआ क्या है कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक हम तो लाइव थे. तो 11 बजे से लेके फिर 2 बजे तक हमें लग गया आपके लिए कंटेंट बनाने में, जो आपका डेली टारगेट्स है और जो आपका इंग्लिश का कंटेंट है कि आपको कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है. So it took time. Now I'm going to record this video for you all so that you can get this video on time tomorrow on 10 a.m. Not tomorrow, it's today only. Today on 10 a.m. you will be getting this video. As usual, I'm going to say कि भाई वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम अगर देख रहे हो तो लाइक कर दो मेरे भाई. और पसंद आए तो अप्रिशिएट कर दिया करो. क्या अच्छा लगा वो बता दिया करो. है ना. इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकता हूँ तुमसे, और क्या ही दे सकते हो तुम मुझे. And maybe my sound was not that much energetic because कि कल रात में भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते करते सुबह के 4 बज गए थे, तो मैं लगभग 5 बजे के आसपास सोया था और 8:30 बजे उठ के ऑफिस चला गया था. एंड स्टिल इट्स बीन 24 आवर्स जब मैं सोया था. 24 घंटे से सोया नहीं हूँ. सो थोड़ा सा साउंड लो कर रहा होगा, बट इट विल नॉट हैम्पर द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो. सो आई होप कि आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे. एंड आई होप कि आप इससे कुछ सीख के जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 11 सितंबर फिर से बता दूं, CGL 2024 के प्री का एग्जाम का पेपर है ये 11 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है. वी आर गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अच्छा, एंटोनिम. देखो एंटोनिम पूछा है मींडर का. ठीक है. अगर देखो मींडर मतलब क्या होता है, अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ते होगे, ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी. मींडर नहीं होता है, जो मींडर होता है, मींडर क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं, रिवर जो कोई भी रिवर बह रही है तो ऐसे 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 बहती है ना, ऐसे 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 बहती है ना, इसी को बोलते हैं मींडर. जो ऐसे ऐसे घूम घूम के बहता हो, घूम घूम के बहता हो, तो घूम रहा है. तो इसका एंटोनिम क्या होगा. एंटोनिम हमसे पूछा है तो इसका एंटोनिम क्या होगा. सीधा. तो सीधा का आंसर क्या है इसमें से. डायरेक्ट. है ना. समझ में आया. मींडर का मतलब क्या होता है. मींडर का मतलब होता है ऐसे घुमावदार. ठीक है, घुमावदार. तो इसका आंसर एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा. सीधा. सीधा का मतलब क्या हो गया. डायरेक्ट. ठीक है. इस तरीके से आपको इसको देखना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. देखो इडियम फ्रेजेस है. मान लेते हैं अगर आपको नहीं भी आता है तो भी विल बी यूजिंग आवर टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैंने आपको बताया हुआ है. वैसे ये बहुत अभी पिछले 7 लेक्चर में मैं खुद इसको कितनी बार यूज कर चुका हूँ. लेकिन फिर भी देखो क्या कह रहा है. रीड बिटवीन द लाइंस. तो रीड करने की बात कर रहा है, तो रीड और लाइंस की बात कर रहा है, तो जहां भी मीनिंग में रीड दिखाई देगा, पढ़ने से रिलेटेड दिखाई देगा, लाइंस से रिलेटेड दिखाई देगा, वो आंसर हमारे लिए हो नहीं सकता. ठीक है. देखो यहाँ दिखाई दे रहा है टू रीड डिफरेंटली, नहीं हो सकता. टू अंडरलाइन सम वर्ड्स. ठीक है, लाइंस लाइंस दिख रहा है, नहीं हो सकता. टू रीड अलाउड टू द पब्लिक, रीड दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता. तो यही आंसर है इसका. आई होप कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका हो, क्योंकि ये हमारा 8वां लेक्चर है और मैं लगातार आपको बताता हूँ कि ईडियम फ्रेजेज अगर आपको नहीं भी आते हैं तो हाउ यू कैन सॉल्व इट. मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन 100% केसेस, बट इन मैक्सिमम केसेस यू कैन सॉल्व इट. मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब पूछ रहा है हमसे. तो हमने क्या कहा था आपको कि जो भी इसमें दिया हुआ उसका मतलब तो वो होता ही नहीं है. ठीक है. तो रीड दिया है, लाइंस दिया है, तो रीड से लाइन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता. यहाँ रीड दिया हुआ ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ रीड दिया हुआ ये ऑप्शन नहीं है. तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ ये. अब मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ. रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर लिखी हुई है तो उसके पीछे उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसके हिडन मीनिंग के बारे में पूछता है. ठीक है. हिडन मीनिंग क्या है किसी लाइन की, किसी सेंटेंस की हिडन मीनिंग क्या है, उसी को हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस. ठीक है. लाइंस के बीच में क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर की बातों को जब हम समझ पाते हैं उसी को हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस. आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है. आउट. अब देखो आउटस्टैंडिंग. परफॉर्मेंस तुम यूज करते हो. अवार्ड तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अवार्ड की स्पेलिंग यही होती है. ठीक है. परफॉर्मेंस भी तुम हमेशा यूज करते हो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है. ठीक है. तो परफॉर्मेंस भी तुम्हें सही लग रहा है. आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा. आउटस्टैंडिंग में आउट भी सही है और स्टैंडिंग भी सही है, मतलब ये भी सही है. तो यही वाला ऑप्शन गलत है, मतलब कि यही वाली स्पेलिंग गलत है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया. ठीक है. रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVED होती है. ठीक है. RECIEVED नहीं होती है, RECEIVED होती है. ठीक है. रिसीव की स्पेलिंग ये होती है, तो ये रिसीव की स्पेलिंग हमारा गलत है, तो हमारा यही आंसर है. बाकी हमने इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आउट और स्टैंडिंग दोनों सही है, परफॉर्मेंस सही है, अवार्ड सही है, तो यही एक गलत है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, एक मिनट, ये वहीं से रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये कल वाला तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि 36 मिनट दिखा रहा है इसमें पहले से ही। अच्छा, देखते हैं क्या है, चलो कोई बात नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली अवॉइडिंग द, अब क्या होता है? फॉलोइंग ऑफ द पुलिस, कहीं से सेट ही नहीं हो रहा ये ऑप्शन, नहीं। डिस्कवरी ऑफ द पुलिस, डिस्कवरी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की खोज करना, तो खोज तो यहाँ पे किसी चीज़ की हो रही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि परस्यूट ऑफ द पुलिस, अवॉइडिंग द परस्यूट ऑफ द पुलिस, परस्यूट मतलब क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, सर्च करके, दिस इज योर होमवर्क। हाँ, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि परस्यूट का मतलब क्या होता है, सर्च करके बताएंगे परस्यूट का मतलब क्या होता है, और रिप्रेशन का मतलब क्या होता है। आपका ये होमवर्क है कि परस्यूट, और परस्यूट की स्पेलिंग भी आप याद रखिए, क्योंकि परस्यूट की स्पेलिंग बार बार पूछता है स्पेलिंग एरर में, ठीक है। और रिप्रेशन की बात, रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब आप मुझे बताएंगे। ये दोनों का मीनिंग आप गूगल से सर्च करके, डिक्शनरी से ढूंढ के, कहीं से भी ढूंढ के आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, साइनोनिम पूछ रहा है। और किसका? मेरिट, मेरिट का। मेरिट मतलब क्या होता है, जानते हो? मेरिट मतलब क्या होता है? फैटिक मतलब हमने कल ही सुना था, फैटिक मतलब थकान होता है, कहा ना, फट रहा है, पैर फट रहा है, फैटिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। रेसिड्यू मतलब क्या होता है? जैसे मतलब रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब क्या होता है? बचा कुचा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्लिक मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरिट का मतलब क्या होता है आपको पता है? मेरिट मतलब क्या होता है? अच्छी बात है, कुछ अच्छा है, मेरिट मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जैसे हम होता है ना कि मेरिट में नाम आ गया मेरा, मतलब कुछ अच्छा तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, कुछ तो पॉजिटिव साउंड आ रहा है। पॉजिटिव साउंड आ रहा है, तो देखो पॉजिटिव साउंड के लिए हम किसके साथ जाएंगे? वर्च्यू के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑब्लिक भी हमें एक नेगेटिव साउंड देता है। ऑब्लिक हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, तो ऑब्जेक्शन जो होता है ना, ऑब्जेक्शन हो गया, ऑब्लिक हो गया, ये ओबी वाले जो साउंड करते हैं, ऑब्जेक्शन हो गया, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो ये नेगेटिव साउंड है। ऑब्लिक हो गया, तो ऑब्लिक, आई डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑब्लिक, बट आई थिंक द मीनिंग मस्ट बी नेगेटिव ओनली, ठीक है। क्योंकि ओबी, ओबी के साथ जो भी आता है वो लगभग नेगेटिव ही दिखाता है। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन तुम छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्शन को तुम ले सकते हो। ऑब्जेक्शन एक नेगेटिव वर्ड दिखा रहा है ना, तो हम उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं कि ऑब्लिक भी एक नेगेटिव वर्ड हो सकता है। तो हम जाएंगे वर्च्यू के साथ, और वर्च्यू ही हमारा इसका सही आंसर। वर्च्यू मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और मेरिट मतलब भी होता है अच्छा। फैटिक मतलब हम पहले ही हटा दिए, क्योंकि फैटिक तो हम कल ही पढ़े थे, थकान होता है। और रेसिड्यू मतलब होता है बचा कुचा, जो हम लोग बोलते नहीं कि रेसिड्यूअल माउंटेन कौन सा है? अरावली जो होता है हमारा सबसे ओल्ड रेसिड्यूअल माउंटेन है। एक फोल्ड माउंटेन भी है यही, अरावली एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये एक रेसिड्यूअल माउंटेन है, ठीक है, जो कि बचा कुचा है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं। तो उसी से हमने कनेक्ट कर लिया कि रेसिड्यू मतलब होता है पुराना। मेरिट से कुछ पॉजिटिव आ रहा था, तो हमने वर्च्यू के साथ चले गए, क्योंकि ऑब्लिक जो होता है हमें कहीं न कहीं नेगेटिव वर्ड साउंड कर रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने इसको ऑब्जेक्शन से रिलेट कर लिया था, बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें कि, अच्छा पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस वाला हम दिमाग लगाएंगे, कितने सारे मैंने आपको तरीके बता रखे हैं पी क्यू आर एस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर एस के लिए क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस के लिए कह रहा है मेरे भाई कि इट कंटेन्स, अब कह रहा है इट कंटेन्स, तो इट कंटेन्स मतलब क्या कंटेन्स? तो कंटेन्स जब हो रहा है तो ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ए से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए ये वाला खा दिया। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट अथराइटिस। 10, जब ये 10 आ गया, 10 का मतलब ये है कि ये पहले कहीं ना कहीं यूज हो चुका है, तो ये बी भी नहीं हुआ। बाकी हम आगे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। डी सी बी, कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे बातचीत हो रही है ना, बातचीत हो रही है कॉड लिवर ऑयल के बारे में, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल के बारे में बात है, यहाँ पे दिस से हो रहा है, तो दिस से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो या तो ए से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा, ठीक है, या तो ए से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा, हमारा यही आंसर है, ठीक है। दोनों में इसको एक आंसर होगा। लेकिन अब तुम सोचो कि क्या कह रहा है, कॉड लिवर इज दस यूज टू ट्रीट एथराइटिस, लेकिन उससे पहले इसने बताया कॉड लिवर के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके साथ जाएंगे? जिसमें हमें कॉड लिवर के बारे में बताया जा रहा है कि कॉड लिवर है क्या। कॉड लिवर इज, कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये बताया जा रहा है। तो हमारा डी से ही सेंटेंस स्टार्ट होना है, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कॉड लिवर के बारे में, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हो रहा है? कॉड लिवर ऑयल, तो हम डी के साथ जाएंगे, और दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी सी ए बी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इजिली कर लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू आर एस ही है, ओके। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द नेक्स्ट 50 ईयर, नेक्स्ट 50 ईयर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल। अब देखो यहीं से तुम्हें समझ में आ गया ना, पॉपुलेशन, जैसे मैंने तुमने पहला तुमने सेंटेंस पढ़ा, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन नेक्स्ट 50 ईयर, समझ में नहीं आ गया कि ओ के बाद पी आना चाहिए? तो ओ के बाद पी कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखो पहले।
ओ के बाद पी कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ओ से पहले पी आ रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ ओ से पहले पी आ रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ ओ के बाद पी आ रहा है और यहाँ भी ओ के बाद पी आ रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, इन दोनों में से ही आंसर, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन सेंटेंस या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर से स्टार्ट होगा, तो हम क्यू से और स्टार्ट आर से दोनों पढ़ के देख लेते हैं क्या है। आर से अगर हम पढ़ते हैं, क्यू से पढ़ते हैं, तो एमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, ये कह रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी पुअरेस्ट, जितने भी गरीब देश हैं उनके बीच, हाँ, पॉपुलेशन श्रिंकिंग, अच्छा वेयर एज, अच्छा एमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अच्छा आर को एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहा है, पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। दैट पीरियड किस पीरियड के बारे में बात कर रहा है ये, किसी पीरियड के बारे में स्पेसिफिक किया है, नहीं किया ना, दैट पीरियड, तो दैट पीरियड मतलब हो ही नहीं सकता ना, दैट मतलब इसके पहले किसी चीज़ के बारे में बात की जा चुकी ना, क्योंकि पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, कौन से पीरियड के बारे में बात कर रहा है हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि आर भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमने इस पूरे पी क्यू आर एस को पढ़ा भी नहीं, लेकिन हमने इसका आंसर सही टिक कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए ताकि हम सही आंसर तक पहुंच पाए कम टाइम में। ठीक है, कम टाइम में। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, 50 क्वेश्चंस करने में मैं तुम्हें यहाँ पे 40 मिनट लगा रहा हूँ ना कम से कम। आई टेक ओनली 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स टू 4.5 मिनट्स, दैट मीन्स 4 मिनट 30 सेकेंड से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। 4 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है कि चचो का 24 और 70, 270 सेकंड मैक्सिमम। और 25 क्वेश्चन है, मान लो उसको 250 मान लेते हैं, तो ये हो गया 25 10 सेकंड। आई डू ऑन एवरेज 10 सेकंड, आई टेक ऑन एवरेज 10 सेकंड्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। मुझे 4 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा कभी नहीं लगता है इंग्लिश को सॉल्व करने में। लेकिन आप लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी को 10 मिनट 15 मिनट भी लग जाते हैं, तो वो इसी सारी सीरीज को देख के आपका जो टाइम जो है ना 10 मिनट 15 मिनट, ये कम होकर आपके 4 मिनट 5 मिनट तक आएगा, ताकि आप अपने मैथ्स को सवाल को टाइम दे सको, टफ क्वेश्चंस को, ताकि आप रीजनिंग के टफ क्वेश्चंस को टाइम दे सको। क्योंकि देखो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो कि थोड़ा सा मेरा प्लान होता है पेपर करने का। देखो सबसे पहले मैं करता हूँ रीजनिंग, सबसे पहले मैं करता हूँ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में मुझे लगता है 10 से 12 मिनट, अगर पेपर ठीक ठाक है तो 10 से 12 मिनट लगता है। और उसके बाद मैं जाता हूँ जीके पे, उसके बाद मैं जाता हूँ जीके पे मुझे लगता है 3 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। फिर मैं जाता हूँ इंग्लिश पे, इंग्लिश में मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है 4 से 5 मिनट। तो अगर देखा जाए तो मुझे देखा जाए तो 10 3 13 और 4 17, 17 मिनट। और ये तुम देखो 12 4 16 और 5 21 मिनट। तो 17 मिनट से लेके 21 मिनट, मतलब 17 से 21 मिनट के बीच बीच में मेरा, 17 से 21 मिनट के बीच बीच में मेरा 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा मेरा स्ट्रेटजी हुआ करता था जब मैं प्री का एग्जाम देता था, जब मैं प्री का मॉक देता था, तो 17 से लेके 21 मिनट के बीच में मेरा 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाता था। अब मेरे पास लगभग 40 मिनट बचते थे, लगभग 40 मिनट हर केस में बचते थे मैथ्स करने के लिए। और आराम से मैं 40 मिनट में 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था। और 25 क्वेश्चन को 40 मिनट में करना है प्री लेवल का, तो 100% एक्यूरेसी भी होती थी। इसीलिए मेरा स्कोर हमेशा 160 प्लस 170 प्लस ही रहता था। ठीक है, तो ये आपको स्पीड बढ़ानी होगी, और आप इस इंग्लिश से सीरीज से समझ सकते हो कि आपकी स्पीड कितनी फास्ट हो सकती है, जिस जो तरीके मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलॉक्स कॉनिवेंस एम्ड टू जियोपर्डाइज एंटीनियोस लाइफ। एक एक तरीके का एक कोई शेक्सपियर का कोई एक कहानी है या कोई पोएम होगा जिसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि साइलॉक्स जो था उसने एंटोनियो की लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जियोपार्डाइज, ठीक है, जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज कर कोशिश की। लेकिन तुम देखो, अगर तुम देखोगे तो एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है, तो जब एंटोनिम पूछ रहा है तुमको नहीं पता, तो जेब का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन रिस्क और पेरिल, रिस्क और पेरिल, तुम्हें एक और बात बता दूं कि जियोपार्डाइज कम से कम 1000 बार एसएससी में आ चुका है। अभी तुम 8वें लेक्चर में पहली बार मिला है तुम्हें, 10वें 12वें लेक्चर में फिर से एक बार मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारा कुछ रेपिटेशन का ही खेल होता है इंग्लिश में। मैं तुम्हें इसीलिए बताता हूँ, तुम लोग जो चिल्लाते रहते हो कि ब्लैक बुक कहाँ से करूँ, ग्रामर कहाँ से करूँ, ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ, मेरे भाई यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। एक बार ग्रामर पढ़ लो, वोकेबलरी एक बार, वोकेबलरी लगातार पढ़ते रहो, रीडिंग लगातार करते रहो, और जो तुम्हारे पास प्री वाई क्यू के कोई भी किताब हो, किरण हो, पिनाकल हो, उसको एकदम धूल की तरह चाट जाओ। बस तुम्हारा, तुम अगर 200 नंबर का सीपीयू दे रहे हो तो 190 नंबर पाओगे, 180 से 90 नंबर पाओगे। प्री दे रहे हो तो तुम्हारा नंबर होगा कम से कम 45 से लेके 50 के बीच में, और तुम मेंस दे रहे हो तो तुम्हारा नंबर होगा 126 से लेके 135 के बीच में। आई एम जस्ट गारंटी ऑन इट, अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हारा इतना मार्क्स फिक्स है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ हम थोड़ा सा जियो पाराडाइज के बारे में जान लेते हैं। जियो पाराडाइज का मतलब होता है खतरा। जियो पाराडाइज मतलब क्या होता है, खतरा। अच्छा, जियो पाराडाइज मतलब खतरा होता है, तो तुम थोड़ा सा इससे जियो पाराडाइज, जियो पाराडाइज को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, जियो पाराडाइज
कैसे बोलूँ, मुझे तो ये याद है ये वाली मीनिंग, जियो पार्डाइज, ये थोड़ा सा तुम्हारा वोकैब वाला क्वेश्चन है एक। उसको लियोपार्ड जानते हो ना, लियो, मैंने कैसे याद किया था मैं बताता हूँ। लियोपार्ड पता है ना, लियोपार्ड, लियोपार्ड क्या होता है, जो क्या होते हैं, चीता होते हैं, चीता को लियोपार्ड बोलते हैं ना, लियोपार्ड। तो मैंने लियोपार्ड से जियोपार्ड याद किया था, लियोपार्ड से जियोपार्ड याद किया था कि जियोपार्ड लियोपार्ड ये खतरनाक होता है, इसका मतलब जियोपार्ड, इसका मतलब भी खतरनाक होता है। तो खतरनाक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, तो सेफ गार्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिल मतलब भी खतरा होता है, रिस्क मतलब भी खतरा होता है, जेब मतलब भी खतरा होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब खतरा ही होता है, आपको भले नहीं पता हो, रिस्क का मतलब तो पता होगा, लेकिन पेरिस का मतलब हो सकता है ना पता हो, जेब का मतलब ना पता हो। लेकिन मैं आपको जियो पार्डाइस का ही मतलब डायरेक्ट बता दिया, जियो पार्डाइस को आपने रिलेट कर लिया किससे, लियोपॉड से। ठीक है, लियोपॉड का मतलब क्या होता है, चीता, चीता क्या होता है, खतरनाक होता है, तो जियो पार्डाइस भी क्या हो गया, खतरनाक हो गया, तो सेफ गार्ड इसका उल्टा हो जाएगा। एंड साइनोनिम के साथ जाएंगे तो पेरिल हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, जेब हो जाएगा, ये सब उसके साइनोनिम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। देखो अभी मैंने रिपीटेशन हो गया ना, रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन, अभी मैंने ये जो वर्ड है, ये शायद 2 से 3 लेक्चर में आ चुका है अभी तक, जोवियल। जोवियल मतलब क्या होता है, खुश, हैप्पी, है ना। और साइनोनिम पूछा है, तो चीयरफुल। सोचने की बात नहीं है यहाँ पे भाई, सोचने का भी मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें जोवियल 2 से 3 बार बता चुका हूँ अभी तक, पिछले 7 लेक्चर में आ चुका है, और ये दोबारा तुम्हें फिर से रिपीट हो गया, 8वें लेक्चर में दोबारा रिपीट हो गया। जोवियल का मतलब होता है खुश, हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब क्या हो गया, चीयरफुल हो गया, है ना। देखो रिपीट होने लगा ना, जैसे जैसे रिपीट होगा वैसे वैसे हमारा टाइम कम होता जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर के 10 क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस में हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द कार वॉज रिपेयर्ड, द कार वॉज रिपेयर्ड, तो वॉज रिपेयर्ड है और ये पैसिव में है, यहाँ पे बाई दिया हुआ है तो ये पैसिव में है, तो हमें एक्टिव में चेंज करना है, तो एक्टिव में चेंज करने के लिए या तो बाई नहीं होगा उसमें, और ये वॉज रिपेयर्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ वॉज हटा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्ड हो जाएगा, तो हमें क्या ढूंढना है कि वहाँ बाई नहीं होना चाहिए और रिपेयर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिपेयरिंग है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हैज रिपेयर्ड है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, यहाँ पर रिपेयर्स है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब कि यही आंसर है, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। ये सिंपली हमारा आंसर हो गया, है ना। क्योंकि अभी मैं एक आप लोगों के लिए एक्टिव और पैसिव का क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको कम से कम 100 एक्टिव पैसिव कराऊंगा। उसी ट्रिक से सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि कौन सा किस में क्या चेंज होता है, और फिर उसी ट्रिक के हिसाब से हम 100 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई नीड मोटिवेशन फॉर दैट। ठीक है, देखो अभी मैं रात में 3 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इतना तो डिजर्व करता हूँ ना कि आप इस वीडियो को लाइक कर सको या शेयर कर सको या कमेंट कर सको। बिकॉज अगर मुझे नहीं मिलेगा, 200 300 लोग देखेंगे तो फिर मेरा धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। देखो मैं बनाना चाहूंगा लेकिन फिर वो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाएगी मेरी, है ना। और लेकिन आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लव दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे, तो फिर मोटिवेशन मेरी बनी रहेगी उसको करने के लिए, है ना। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि लोग देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, कि इस तरीके से भी इंग्लिश को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इफ़ आई एम मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू, सो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो आप भी कर सकते हो इसमें, है ना। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ तो बता देना कमेंट करके कि मैं नहीं करूँगा भैया, बस मैं अकेला देखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। ओके, ठीक है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडिंग द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, मोर गुड, क्या बताया था मैंने तुम्हें उस दिन, क्या बताया था, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, जो सब में बेस्ट होता है। 4 लोग में जो सबसे बेस्ट है एक, उसको बेस्ट बोलेंगे, 2 लोग में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बेटर बोलेंगे, जो सिंगल है अकेला है उसको गुड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अटेंडेंस द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, मोर गुड थोड़ी होगा, हेल्थ इज नॉट वेल हो सकता है, हेल्थ वाज नॉट बेटर हो सकता है, हेल्थ वाज नॉट गुड हो सकता है, मोर गुड क्या होता है, मोर गुड इसको कंपैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो कंपैरेटिव तो गुड का बेटर होता है, तो मोर गुड तो कोई सेंटेंस ही नहीं होती है, तो मोर गुड वाला आंसर हमारा गलत है, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है, अब एक तरीके से अगर आप तोड़ने वाले से बात करना चाहते हो तो देखो, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं नीदर और नॉर हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है, ना ही मेरा भाई ना ही मेरे भाइयों के, जो भी मेरे जीजा लोग हैं, जो भी ब्रदर्स इन लॉज हैं, अटेंडेड द मीटिंग, तो ये वाला तो सही है पूरा पूरा, अटेंडेंट द मीटिंग, अटेंडेंट द मीटिंग, मीटिंग अटेंड किया, तो मीटिंग अटेंड करने वाला भी सही है। ठीक है, एज हिज हेल्थ इज नॉट
मोर गुड। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है नो एरर का, तो जब नो एरर का ऑप्शन आएगा तो थोड़ा सा तुम फंस सकते हो, लेकिन स्टिल इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरे भाई, कि मोर गुड इज नथिंग। ठीक है, मोर गुड कुछ नहीं होता, या तो गुड होता है, या तो बेटर होता है, या तो बेस्ट होता है। मोर गुड इज नॉट एनीथिंग। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 अब आ गया फिर से इडियम फ्रेजेस। ठीक है, कह रहा जंप द गन। जंप द गन। अब थोड़ा सा यहीं पे तुम्हें क्या करना है, रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे मैंने बोला ना, रीड बिटवीन द लाइंस। एक तो तुम्हें गन यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ गन दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गन दिख गया, इसको हटा दिया। जंप द गन मतलब कि तुम देखो, टू स्टॉप द प्रोसेस, जंप द गन। तो अगर हम गन मान लो, अगर हम मतलब हिंदी भी समझ रहे हैं, तो जंप द गन मतलब जंप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा इधर उधर से जुगाड़ लगाने की कोशिश करके बताऊं, तो यहाँ पे कह रहा है जंप द गन मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस में है, स्टॉप कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। तो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जंप द गन मतलब क्या हो गया, जंप टू स्टार्ट ऑल ओवर मतलब फेयर स्क्वायर होता है शायद, आई थिंक इसका फेयर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आप फंस सकते हो, लेकिन टू जंप द गन को अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाला आंसर सही हो सकता है। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। जंप द गन मतलब कि फटाक से यहाँ पहुंच गए। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, जल्दी से जल्दी। तो कुछ ना कुछ इससे रिलेट हो पा रहा है, तो मैं इस आंसर के साथ जा सकता हूँ, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गट फीलिंग के साथ जा सकते हो और आराम से जा सकते हो आप। जंप द गन कहीं से ना कहीं से कुछ नहीं बता रहा है कि वो कुछ स्टार्ट हो सकता है, अंदर की भी बात समझो तो, लेकिन ये कह रहा है कि जंप द गन मतलब जंप कर रहा है कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, जल्दी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जंप करके यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है जिसमें जल्दी या कुछ सून के बारे में बता रहा है। तो टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली, वी कैन गो विद दैट आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप 100% नहीं करेक्ट हो सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था और एक ऑप्शन ये भी था, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी थी कि आपका आंसर 50% सही हो सकता था, अगर आप थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस करते, उसके पीछे जाते। जम दगन मतलब कुछ जल्दी जल्दी करने की बातें कर रहा हो, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। 90% केसेस में आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। ठीक है, अब जब मेकिंग आ गया, जब आईएनजी आ जाता है, तो जब आईएनजी आ जाता है तो हम फिर ढूंढते हैं कि पैसिव वॉइस में बीइंग आना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक नया आज बताया मैंने, कि जब कहीं भी आपको एक्टिव पैसिव में, आपको एक्टिव में अगर आपको कहीं से भी आईएनजी दिखाई देता है, तो पैसिव में आपको बीइंग दिखाई देना चाहिए। वो मैं आपको केसेस बताऊंगा कि कहाँ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो वर्ब के साथ जो चीज़ आ रही है यहाँ मेकिंग, तो जब वर्ब के साथ कोई चीज़ यहाँ आ रहा है, वर्ब पे वर्ब के बाद जब कोई चीज़ आ रहा है आईएनजी के फॉर्मेट में, तो पैसिव वॉइस में बीइंग जरूर आएगा। तो बीइंग जरूर आना चाहिए। तो देखो बीइंग कहाँ है, बीइंग यहाँ पे बी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे बीइंग है, यहाँ बीइंग है, लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं, यहाँ पे बीइंग नहीं है, यहाँ पे बाई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बीइंग नहीं है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखो क्या कर रहा है, कैंडिडेट वॉज। तो जब ये वॉज में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो हम प्रेजेंट में कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे तो आर दिया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और यही आंसर सही है। ठीक है ना, क्या क्या किया हमने, मैंने आपको बस एक नई चीज़ बताई कि अगर वर्ब के साथ कुछ मेकिंग में आ रहा है, आईएनजी में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पैसिव वॉइस में क्या दिखाई देना चाहिए, बीइंग दिखाई देना चाहिए। ठीक है, बीइंग दिखाई देना चाहिए। बीइंग कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैंने हटा दिया। उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ हमें दिखे। ठीक है, दो ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, दो ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट में चल रहा है, वॉच पास्ट में था, तो जो हमारा पैसिव वॉइस होगा वो भी पास्ट में होगा, तो पास्ट में वर होगा ना कि आर होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, और ये वाला आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एरर। ओके, राहुल थिंक्स ही इज द, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया ये। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। अब मैंने तुमको उसी दिन बताया था कि एज और एज के बीच में जब भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वर्ब का पॉजिटिव डिग्री यूज होगा। वहीं पे तो मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, गुड, बेटर और बेस्ट, काइंडेस्ट, ये सब चीज बताई थी ना। काइंडेस्ट है, अगर बेस्ट है तो इसके पहले हमेशा द आएगा। कंपैरेटिव डिग्री दो लोग के बीच का जो कंपेयर करते हैं उसको करते हैं। पॉजिटिव डिग्री होता है जिसमें अकेला होता है सब कुछ। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमेशा एज और एज के बीच में हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एज और एज के बीच में
कंपेरेटिव डिग्री दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए स्मार्ट, ना कि स्मार्टर, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर गलत है, ये आंसर मतलब सही है। अब अगर हम आपको उस वाले तरीके से बताया जिससे मैंने आपको बताता हूँ कि तोड़ तोड़ के कैसे करते हैं, तो आप उस तरीके से भी इसको देख के एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि उससे उस तरीके से बनता है कि नहीं, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के बनता है कि नहीं, उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो क्या करें, राहुल थिंग्स, तो देखो राहुल सिंगुलर है, राहुल सिंगुलर है, तो थिंग्स सही है। और ठीक है, उतनी बताता ना मैंने कि जैसे कि वर्क्स वाला जो आया था कल वाले में, जो वर्क्स वाला एरर था, तो जब राहुल थिंग्स, तो ये वाला तो सही है, राहुल थिंग्स है, राहुल सिंगुलर है, थिंग्स है तो वर्ब भी सिंगुलर है, कोई बात नहीं। हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, राहुल है, लड़का है तो राहुल के लिए हिज लगाया गया है, तो हिज फ्रेंड्स ये भी सही है। इन द क्लास, क्लास ये भी सही है, तो यही गलत है। जब ये तीन सही है तो ये गलत ही होगा ना, है कि नहीं। तुम्हें भले ही कंसेप्ट ना पता हो कि यहाँ पे एज स्मार्ट एज आएगा, लेकिन तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि राहुल थिंक्स, राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया उसके साथ, सही है। हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, सही है। इन द क्लास, क्लास में, सही है। तो जो बच रहा है वही गलत है, आंसर हो गया, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है हमसे डेफिशिएंट का। ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। वैसे बहुत ही कॉमन वर्ड है और मैं हजारों बार पूछ चुका है एसएससी में यार, ये हजारों बार। डेफिशिएंट मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। बोलते नहीं कि विटामिन डेफिशिएंट है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई है, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना डिफिशियंस। तो डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो किस चीज़ का मतलब होगा, अपोजिट पूछ रहा है तो हम जाएंगे ज़्यादा के साथ, तो ज़्यादा होता है एम्पल, एम्पल मतलब होता है एनफ, एनफ एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये वो कैप का क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, वो कैप भी याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त और डिफिशिएंट का मतलब होता है कम, तो इसका अपोजिट हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पी क्यू आर एस आ गया फिर से। अच्छा आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्यू क्यू आर पी, मतलब क्यू, क्यू से दो स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू से हम पहले पढ़ के देख लेते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, क्यू के बाद आर आ सकता है क्या? अच्छा, क्यू के बाद आर दोनों में दिया हुआ है, ओके। पी और ओ के साथ देखना है कि कुछ से एंड होगा, ठीक है। In a world that can be harsh and challenging, bring light and positivity, kindness and empathy. जस्ट अ सेकेंड, क्या कह रहा है, आर से स्टार्ट हो सकता है, हार्श एंड चैलेंजिंग, हार्श एंड चैलेंजिंग, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड दैट कैन बी काइंड, नहीं, दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, ये तो फिक्स है कि क्यू के बाद आर आएगा। दिस इज फिक्स कि क्यू के बाद आर आएगा, ठीक है। क्योंकि इन द वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि हार्श और चैलेंजिंग हो सके, तो क्यू के बाद तो आर फिक्स है। इन द वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी, तो ये हो गया। तो इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, मतलब क्यू के बाद तो आ गया कि एक वर्ल्ड में कैन बी चैलेंजिंग, जो हार्श और चैलेंजिंग हो, हम वहां पे क्या हो सकते हैं, ब्रिंग लाइट और पॉजिटिविटी ला सकते हैं, लाइट ले आ सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, तो क्यू आर के बाद ओ आएगा, क्यू आर के बाद ओ आएगा, ये वाला आंसर सही है। समझ में आया तुमको? इसमें हमने थोड़ा सा काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग। एक मिनट एक मिनट, इसमें और भी हो सकता है क्या? पर इसका आंसर मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, बाकी तुम लोग बताना एक बार क्या आंसर है और इसका। मेरे ख्याल से एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। अगर हम पी से स्टार्ट करते हैं, काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, पी के बाद ओ आ सकता है, अच्छा पी के बाद ओ आ सकता है, ओके। काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड, लाइट एंड एम्पैथी, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी हार्श एंड चैलेंजिंग इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं यही आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो इसको बस आपको मीनिंग के साथ, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आपको इसके मीनिंग के साथ इसको लगाना था, आराम से कर लेते आप इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्साइंटस, तो कॉन्साइंसस, तो कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंटियस, इसका भी स्पेलिंग तुम मुझे लिख के बताओगे, होमवर्क है तुम्हारा ये, ठीक है। कम से कम 5 बार इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को लिखोगे और कमेंट में भी लिखोगे, कमेंट में 5 बार लिखोगे, ठीक है। एक ही कमेंट में तुम 5 बार इसके स्पेलिंग को लिखोगे, कॉन्साइंटस का स्पेलिंग क्या होता है लिखोगे, ठीक है, पक्का लिखोगे। तब तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम 17 नंबर तक पहुंच भी रहे हो कि खाली बस मजे ले रहे हो। होमवर्क है तुम्हारा, 2 होमवर्क दिया हूं तुम्हें अभी तक, एक उधर होमवर्क पहला वाला दिया था,
जिसमें तुम्हें रिप्रेशन और उसका मीनिंग बताना था, परस्यूट का, और यहाँ पे तुम्हें कंसाइंटस का स्पेलिंग लिखना है कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रिप्लेस द वर्ड, अच्छा ठीक है, नाउ देख लेते हैं। द प्रोग्राम ऑन टीवी, देखो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये डेली लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, लिटरली लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोन द ब्लरिंग फेस। देखो एक तो वॉज आ गया, तो जब वॉज नाउ सोन, शोन तो होगा ही ना, वॉज नाउ शोइंग होना चाहिए ना, दिखा रहा है, जो प्रोग्राम है टीवी पे वॉज नाउ शोइंग, अब प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के साथ वॉज ही आएगा, ये तो ठीक है। तो देख लो, एक एक देखो कैसे सही करना, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, प्रोग्राम सिंगल प्रोग्राम है टीवी पे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे वर आ गया, इसको काट दिए, यहाँ पे वर आ गया, इसको काट दिया, मतलब दो है अपने पास ऑप्शन, दो और तीन। अच्छा, नाउ सोइंग, सो ना आएगा नहीं, सोइंग तो हर जगह आ रहा है, तो सोइंग ठीक है। द ब्लरिंग, तो ये वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लरिंग नहीं होगा ना, यहाँ पे तो ब्लर्ड होगा ना, ब्लर्ड फेसेस, हम तो किसी के ब्लर्ड फेस को दिखाते हैं ना, किसी न्यूज़ टीवी में भी तुम देखोगे तो ब्लर्ड फेस दिखता है ना, हम लैंग्वेज में भी तो यूज़ करते हैं, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी उसका फेस ब्लर्ड हो गया है, जैसा भी है ब्लर्ड फेस, जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके ऊपर थोड़ा सा वो सब मीठा उठा सा देते हैं, तो ब्लरिंग फेस नहीं, ब्लर्ड फेस होगा। तो ब्लर्ड फेस कहाँ कहाँ दिए हैं, दोनों ऑप्शन में, ब्लर्ड यहाँ भी है, ब्लर्ड यहाँ भी है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वॉज नाउ शोइंग द ब्लर्ड फेसेस, यहाँ तक तो ठीक है। ऑफ द इनमेट्स, ऑफ द इनमेट्स, ठीक है, ऑफ द इनमेट्स यहाँ तक भी सही है। ऑफ द इनमेट्स, ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो रहने वाले लोग हैं उनके फेसेस को ब्लर कर दिया गया है, तो ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या अपॉन द रिहेबिलिटेशन सेंटर दिया, ये गलत है यहाँ पे नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया उस हिसाब से, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा रिपीट करके एक बार देख लेना कि मैंने क्या क्या चीज़ों से क्या कहाँ से क्या क्या पकड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लाइला इज द सुल्तान कंसोर्ट। अब क्या होता है, लाइला क्या है, सुल्तान की कंसर्ट है, कंसर्ट किसको बोलते हैं, पार्टनर को बोलते हैं, ठीक है। लाइला क्या है, सुल्तान की कंसर्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो फो है, फ्रेंड्स एंड फो जानते हैं ना, फ्रेंड्स एंड फो, दोस्त और दुश्मन, तो फो मतलब दुश्मन हो गया, एनिमी मतलब दुश्मन हो गया, तो इसका मतलब है कि कंसोर्ट मतलब क्या होगा, दोस्त होगा। तो समझ रहे हो, उल्टा पकड़ रहा हूं मैं, अल्कोहलिक तो छोड़ दो, अल्कोहलिक मतलब तो क्या हुआ, जो अल्कोहल, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको अल्कोहलिक बोलते हैं, तो यहाँ से लाइला इज द सुल्तान कंसोर्ट, यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है कुछ भी अल्कोहल का, तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। फो मतलब होता है दुश्मन, और एनिमी मतलब भी दुश्मन होता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यही आंसर सही है। और लाइला जो है सुल्तान की कंसर्ट है, सुल्तान की पार्टनर है, ये तो मीनिंग से भी समझ में आ रहा है कि जो लाइला है वो सुल्तान की पार्टनर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अ पर्सन हु इज, अब बताओ इसके लिए तुम्हें कौन सा ब्लैक बुक की जरूरत है। देखो ब्लैक बुक को मैं यहाँ पे डिमीन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पी वाई क्यू पे कमांड करना है, ठीक है। पी वाई क्यू पे तुम्हें कमांड करना है, पी वाई क्यू पे तुम कमांड कर लोगे, तुम्हारा इंग्लिश में मार्क्स अपने आप ऊपर चला जाएगा, बिलीव मी। कह रहा है कि पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं यार, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा। जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, होता है ना। आंसर हो गया, ओके। तो आ गए हम क्लोज टेस्ट के ऊपर। क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है, अपीयरेंसेस में नॉट रिवील अ मैन, सो यू शुड नॉट मेक। अब देखो अपीयरेंसेस जैसे कि क्या है कि जो भी जैसा कि हम दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसा हम दिख रहे हैं, जैसा कपड़ा पहना है, जैसा हम स्मार्ट दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, वो हमारे ट्रू कलर्स को, हमारे अंदर की पर्सनालिटी को रिवील नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए सो यू शुड नॉट मेक एनी एजम्पशंस, यू शुड नॉट मेक एनी एसेंट डिफिशिएंट, तो देखो डिफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, डेरिवेशंस नहीं हो सकता, डेरिवेशन तो सवालों को सॉल्व किया जाता है ना, उसको डेरिवेशन बोलते हैं, तुमको पता होगा फिजिक्स और मैथ्स में डेरिवेशंस करते थे। एजम्पशंस, एजम्पशन मतलब हमें एजम कुछ एज्यूम नहीं करना चाहिए उसके बारे में कि वो आदमी कैसा होगा, उसका करेक्टर कैसा होगा, तो यहाँ पे हम उसके साथ एजम्पशन के साथ जा सकते हैं, है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं ये बताओ मुझे, सिंपल है ना, ये बिल्कुल एजम्पशन हो सकता है ना यहाँ पे कि हम हमें एजम्पशन नहीं करना चाहिए, हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उसको वो सुंदर दिख रहा है तो आदमी अच्छा ही होगा, ठीक है। अबाउट द मैन्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही लुक्स, कैसा दिखता है वो, हाउ ही लुक्स, जैसा वो दिखता है उसके बेसिस पे हमें उसके लिए, उसके पर्सनालिटी के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए कोई एजम्पशन नहीं करना चाहिए, समझ में आया ना। ये तो हम डेली लैंग्वेज है ना, डेली तो हम हमारे माँ बाप सिखाते जा रहे हैं, हमारे सारे गुरु लोग सिखाते आ रहे हैं कि भैया जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वही सेम पैराग्राफ है ये, कि उसके लिए हमें कोई एजम्पशन नहीं करना चाहिए, जैसा वो दिखता है उसको लेके उसके ऊपर हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। पीपल स्माइल एंड स्माइल, पीपल हंसते हैं एंड येट प्रूव टू बी
अब देखो हंसते हैं लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से एकदम जानवर हो, एविल हो। तो एविल का कुछ हो सकता है, मतलब कुछ नेगेटिव मीनिंग ही होना चाहिए यहाँ पे। तो नेगेटिव मीनिंग क्या हो सकता है? ग्रम्पी, गुस्से वाला हो, खड़ूस हो। हंसता है लेकिन क्या, देखो जॉयफुल मतलब क्या हो गया? खुश हो। तो हंसता है, येट आ गया तो येट आना चाहिए। येट के लिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर जब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है स्माइल स्माइल और यहाँ पे येट आ गया तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि उल्टी बात होगी इसकी। तो स्माइल मतलब जॉयफुल तो हो नहीं सकता, एस्थेटिक मतलब भी खुश होता है, जॉयफुल हो नहीं सकता। स्पार्कलिंग मैंने आपको भी कुछ दिन बताया था, ये भी दुखी वाला ही कुछ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब खुश वाला ही होता है। स्पार्कलिंग मतलब क्या हो गया? स्पार्कलिंग मतलब स्पार्क, कितना अच्छा स्पार्क है उनके बीच में, कितना अच्छा रिलेशन है उनके बीच में, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ग्रम्पी यही एक आंसर है। ग्रम्पी मतलब क्या है? हम्पी, ग्रम्पी। आपको इस तरह से याद करना है, गुस्से वाला। हाँ, ग्रम्पी आपने देख भी लिया होगा, इंग्लिश वाले बैच में चल भी रहा है ग्रम्पी, उसमें वर्ड आराम से हो चुका है पहले भी, अगर आपको याद होगा तो वो स्माइल स्माइल करता रहता है, लेकिन हो सकता है वो गुस्से वाला हो, ग्रम्पी हो एकदम, ठीक है, इल माइंडेड हो, एविल हो। हमें इसीलिए जज नहीं करना चाहिए जैसा वो लोग दिखते हैं। तो यहाँ लुक्स हो गए और यहाँ पे एजम्पशंस हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या करा। ऑन द अदर हैंड, यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पीपल विथ रफ एक्सटीरियर, पीपल जो कि अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, जो बाहर से ऐसा फटा चथड़ा कपड़ा पहने हुए हैं, या जो नहाया नहीं है, जिनका बाल नहीं कटा हुआ है, जो मतलब सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रूफ टू बी क्या हो सकते हैं? काइंडेस्ट, अच्छे हो सकते हैं, है ना। प्रूफ टू बी काइंडेस्ट। देखो मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था कि जब ये ई एस टी वाला सिस्टम आएगा उससे पहले द आएगा ही आएगा। देखो यहाँ द आया है ना, काइंडेस्ट यहाँ पे होगा, तो द आया है कि नहीं आया? तो द पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी द काइंडेस्ट। जो जिनका बाहर से दिखावा अच्छा नहीं हो सकता, वो अंदर से हो सकता है बहुत ही काइंड हो, बहुत ही दयालु हो। एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ, हो सकता है कि सबसे अच्छे इंसान हो पूरी धरती पे। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। वो ऐसे लोग हैं जो कि ब्यूटीफुल होते हैं, जो सुंदर होते हैं, अंदर से सुंदर होते हैं, जो अंतर आत्मा से सुंदर होते हैं। तो इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या हो गया? एक्सटीरियर तो हो नहीं सकता, स्टाइल हो नहीं सकता, पर्सनालिटी हो नहीं सकता, अंदर से सुंदर होते हैं। तो अंदर मतलब क्या हो गया? विद इन। हाँ, विद इन, अंदर, विद इन, अंदर से सुंदर, ठीक है। समझ में आया? ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन है। देखो कितना सिंपल था क्लोज टेस्ट, कितना बस तुमने क्या हुआ, इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लिया। जब तुमने रिलेट कर लिया तो तुम्हें आंसर्स अपने आप खुद ही मिलने लगे। इसी तरह तुम्हें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, तुम्हें डेली लाइफ से रिलेट करना है, ताकि तुम क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ पाओ कि वो क्या पूछना चाह रहा है, कंटेक्स्ट को समझ पाओ कि क्या है उसमें, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ताकि तुमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को चूज करने में आसानी हो। ठीक है मेरे भाई। सो अब थैंक यू हो गया। और आई थिंक कितना मिनट चला है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? टाइम इज 2:50। सो हमने 2:13 पे स्टार्ट किया था एंड वी एंडेड एट 2:50। ठीक है। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। और जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, परस्यूट का मतलब, रिप्रेशन का मतलब और कॉन्साइंटस का आपको स्पेलिंग, ये तीनों का आपको आंसर लिखना है मेरे भाई। आप जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। अगर मुझे बहुत ज़्यादा इस पे अगर नहीं आया कमेंट मुझे इसका, कम कॉन्साइंटस का स्पेलिंग, परस्यूट का, रिप्रेशन का मीनिंग का स्पेलिंग, भाई मैं बंद कर दूंगा ये सीरीज। ठीक है। और एटलीस्ट जो लोग देख रहे हो सीरियसली, जो 400-500 लोग भी देख रहे हो, भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को यार एक बार, थोड़ा सा। नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ गुड नाइट टाइम। और टुमारो इज़ माई ऑफिस ऑल्सो। सो अभी भी आधा घंटा लगेगा कम से कम, क्योंकि अभी इस वीडियो को मैं यहाँ से पीपीटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूँगा वीडियो में, तो एक्सपोर्ट करने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। इस आधे घंटे में मैं आपके वीडियो के लिए तमिल वो थंबनेल बनाऊँगा। और फिर थंबनेल बनाने के बाद इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, शेड्यूल करूँगा 10 बजे के लिए। और उसके बाद सोने जाऊँगा। इसका मतलब कि 3 बज रहे हैं, मतलब 4 बज जाएंगे सोने में आज भी। सो जब सब कोई सो के उठेगा तब मैं सोने जा रहा हूँ। आई डोंट नो कितने दिन तक ऐसा चल पाएगा, हेल्थ खराब ना हो जाए मेरी। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस फॉर यू। सो आई एक्सपेक्ट योर लव फ्रॉम यूर्स ऑल्सो। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, जय महादेव, जय श्री राम।